गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने द्रव्यमान निर्देश फ्रेम में दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन किया था, जिसमें एक कण स्थिर था तथा दूसरा कण u1 प्राइम वेग से पहले दूसरे स्थिर कण से टकराता है और अपनी प्रारंभिक दिशा से किसी कोण पर विचलित हो जाता है, किसी कोण से स्कैटर हो जाता है। तो ये एक तरीके से प्रकीर्णन की घटना कहलाती है, स्कैटरिंग इंसिडेंट कहलाता है। और इसके लिए आज हम देखेंगे प्रकीर्णन कोण का मान, कि जो पार्टिकल प्रकीर्णित हुआ है या अपने मार्ग से विचलित हुआ है, तो वो जो एंगल है जिस पर वो प्रकीर्णित हुआ है, उस एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, चूंकि COM फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, एंगल का कोई रोल नहीं है। मतलब कि COM फ्रेम में एंगल की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कि एंगल जो स्कैटर हो रहा है पार्टिकल, वो किसी भी एंगल के ऊपर स्कैटर हो सकता है। यहाँ हमने एंगल के ऊपर कोई शर्त नहीं लगाई थी। लेकिन लैब फ्रेम में प्रकीर्णन कोण पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। वहाँ पर प्रकीर्णन कोण की वैल्यू वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पर, सिंस tan θ1 इक्वल्स टू V1 sin θ1 अपॉन V1 sin cos θ1। ये हमने लिया है फिगर 1 से। देखिए यहाँ पर फिगर 1 में tan θ1 जो m1 पार्टिकल का प्रकीर्णन कोण है θ1, यहाँ हम देख सकते हैं m1 पार्टिकल θ1 कोण से विचलित हुआ है या प्रकीर्णित हुआ है, क्योंकि इसकी प्रारंभिक दिशा x है और अब ये टक्कर के पश्चात XY प्लेन में θ1 कोण से अपने मार्ग से हट जाता है। तो इसका जो प्रकीर्णन कोण है tan θ1, इसका जो टेंजेंट हम लेंगे, इसकी वैल्यू होगी y अक्ष में वेग का घटक अपॉन x अक्ष में, x अक्ष के सापेक्ष वेग का घटक। तो वेग का घटक y अक्ष के सापेक्ष होगा V1 sin θ1 अपॉन V1 cos θ1। ठीक है, अब देखिए, चूंकि V1 प्राइम इक्वल्स टू होता है V1 माइनस VCM, अर्थात सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष कण m1 का वेग वो होगा लैब फ्रेम के सापेक्ष कण m1 का वेग माइनस द्रव्यमान केंद्र का लैब फ्रेम के सापेक्ष वेग VCM। यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी V1 प्राइम प्लस VCM। इसको अगर हम घटकों के रूप में लिखें बाय यूजिंग बोथ फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है V1 इक्वल्स टू V1 प्राइम प्लस VCM, यहाँ पर V1 जो वेग है वो है फिगर फर्स्ट के लिए। V1 जो वेग होगा वो कौन सा है, लैब फ्रेम के लिए, लैब फ्रेम के सापेक्ष कण m1 का वेग है टक्कर के पश्चात। और V1 प्राइम जो वेग है वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष है आफ्टर कोलिजन, फिगर सेकेंड के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसका जो y घटक लेंगे हम इस पूरी इक्वेशन में, ये जो तीनों वेरिएबल्स है V1 प्राइम और VCM, इन तीनों का हम y घटक ले रहे हैं। तो V1 का y घटक होगा V1 sin θ1, बिल्कुल V1 sin θ1 होगा। इसी तरह से V1 प्राइम का जो घटक होगा y अक्ष के सापेक्ष, वो होगा V1 प्राइम sin θ। और VCM, क्योंकि VCM का जो y घटक है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि VCM की डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, इसलिए इसका ये कम्प्लीटली ही x कंपोनेंट है अपने आप में ही। ठीक है, इसलिए इस इक्वेशन का जो x घटक लेंगे वो होगा V1 cos θ1 इक्वल्स टू V1 प्राइम cos θ प्लस VCM। ये इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम यहाँ दे रहे हैं। उपयुक्त मान इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे, तो tan θ1 हो जाएगा V1 sin θ1 की जगह हम रख देंगे V1 प्राइम sin θ, एंड V1 cos θ1 की जगह हम रख देंगे V1 प्राइम cos θ प्लस VCM। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। सिंस VCM की वैल्यू होती है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि u2 इक्वल्स टू 0 था, इसलिए इसको हमने लिख दिया m1 u1 की जगह हमने लिख दिया u1 प्राइम प्लस VCM, नीचे m1 प्लस m2। इसको हमने
m1 u1 प्राइम अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m vcm अपॉन m1 प्लस m2 लिख दिया। vcm कॉमन ले लिया तो आ गया 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 u1 प्राइम अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व कर लिया हमने। vcm m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 u1 प्राइम अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से vcm की वैल्यू हमने निकाल ली m1 अपॉन m2 इंटू u1 प्राइम। ओके, ये है द्रव्यमान केंद्र का वेग विद रिस्पेक्ट टू द लैब फ्रेम। इक्वेशन नंबर 5 हमने इसको दे दिया। नेक्स्ट देखिए, सिंस u1 प्राइम की वैल्यू इक्विवेलेंट है v1 प्राइम, मतलब अर्थात द्रव्यमान निर्देश फ्रेम में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में जो प्रारंभिक वेग और टक्कर के पश्चात जो वेग होता है उनका मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट होता है, बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। तो इसलिए vcm की वैल्यू यहाँ पर हम u1 प्राइम जो लिया था उसकी जगह मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्राइम हम पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ vcm इन इक्वेशन नंबर 4, जो tan थीटा 1 की इक्वेशन थी उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे vcm की। तो हमारे पास होगा tan थीटा 1 इक्वल्स टू v1 प्राइम साइन थीटा अपॉन v1 प्राइम कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2 v1 प्राइम। यहाँ से v1 प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी इक्वेशन से, तो रिमेनेंट रहेगा tan थीटा 1 इक्वलेंट टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2। ओके, सो देखिए ये tan थीटा 1 की इक्वेशन आ गई। यहाँ से देखिए फिगर फर्स्ट जो लैब फ्रेम है उसमें थीटा 1 क्या है, कण m1 का स्कैटरिंग एंगल है आफ्टर कोलिजन। तो इसकी वैल्यू आ रही है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 m2। और यहाँ पर जो थीटा एंगल है ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल m1 का स्कैटरिंग एंगल। क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल m1 और m2 का स्कैटरिंग एंगल सेम ही रहता है, इसलिए दोनों का ही स्कैटरिंग एंगल क्या है, थीटा है। ओके, सो देखिए इस इक्वेशन के आधार पर हम कुछ केसेस ले रहे हैं। मान लिया हमने कि यदि m1 ग्रेटर देन m2 है, मतलब कि पिंड m1 का जो द्रव्यमान है वो m2 के द्रव्यमान से बड़ा है, भारी कण वेग मूव करता हुआ आ रहा है और हल्का कण स्थिर अवस्था में है, तो m1 अपॉन m2 ग्रेटर देन 1 होगा। समीकरण के RHS का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इक्वेशन 6 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि m1 अपॉन m2 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर 1 से बड़ी क्वांटिटी में कुछ ऐड हो रहा है। तो जब कुछ ऐड हो रहा है तो ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब tan थीटा 1 इज़ नेवर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ओके, इज़ ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी, या हम कहें कि थीटा 1 इज़ लेस देन π/2। ओके, सो इससे यह ज्ञात होता है कि यदि कोई भारी कण किसी हल्के स्थिर कण से टक्कर करता है तो टक्कर के पश्चात भारी कण विपरीत दिशा में गतिमान नहीं होगा, बिकॉज थीटा 1 इज लेस देन π/2 है। लेस देन π/2 है तो इसका मतलब वापस अपनी बाउंस बैक नहीं होगा, वापस अपनी पूर्व दिशा में यू टर्न नहीं लेगा। इस स्थिति को देखिए चित्र से हम समझते हैं कि हमने y अक्ष पर tan थीटा 1 लिया है, x अक्ष पर हमने एंगल्स लिए हैं थीटा। थीटा की वैल्यू जो है हमने लिए π/2 और पाई। यहाँ पर थीटा 1 इज़ लेस देन π/2 है, इसका मतलब कि हम थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लें, थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लें, इसके लिए tan थीटा 1 इज़ ऑलवेज लेस देन इनफाइनाइट रहेगा, या थीटा 1 की वैल्यू हम π/2 से कम रखेंगे। ओके, सो सेकंड केस ले रहे हैं। इफ़ m1 इक्वल्स टू m2 हो, अगर m1 और m2 इक्विवेलेंट होंगे तो m1 अपॉन m2 1 होगा। इस केस में एक स्पेशल केस बनेगा कि अगर कोस थीटा की वैल्यू -1 हो, ये एक स्पेशल केस होगा। अगर कोस थीटा -1 होगा तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज 1 - 1 इक्वल टू 0, और tan थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। tan थीटा 1 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इस स्थिति में थीटा 1 का मान 90 डिग्री हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई, एक्स अक्ष पर अगर जब पाई है तो tan थीटा किधर अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। और जब कोस थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो होगी, तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, कोस थीटा ज़ीरो होगी, तो इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। कोस थीटा को अगर हम ज़ीरो कर दें, यहाँ पर कोस थीटा पाई के लिए इसकी वैल्यू -1 है, और कोस थीटा कोस 90 के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, थीटा इक्वल्स टू 90 के लिए।
थीटा इक्वल्स टू 90 के लिए कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो इसकी फाइनाइट वैल्यू होगी। इसी तरह कोस थीटा की वैल्यू +1 के लिए, जब थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए भी इसकी कुछ वैल्यू फाइनाइट होगी। तो टेन थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, बिकॉज साइन थीटा भी यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो टेन थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, टेन थीटा की 1 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जब थीटा की वैल्यू पाई है तब टेन थीटा 1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी व्हेन m1 इक्वल्स टू m2। तो देखिए ये क्या हमें क्या शो कर रहा है, इस स्थिति में थीटा 1 का सीमांत मान 90 डिग्री हो सकता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यदि दो समान द्रव्यमान के कणों के बीच प्रत्यास्थ टक्कर होती है, जिसमें एक कण विरामावस्था में है और दूसरा कण उसकी तरफ किसी वेग से आ रहा है, जब दोनों के द्रव्यमान समान हैं, तो टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे के लंबवत दिशा में गतिमान हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि टेन थीटा वन क्या है, प्रकीर्णन कोण है, तो प्रकीर्णन कोण का मान 90 डिग्री हो सकता है कि एक कण एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा कण वाई डायरेक्शन में जा सकता है, लंबवत दिशा में गतिमान हो सकते हैं। अर्थात थीटा 1 इज लेइंग बिटवीन 0 टू π/2। ओके, अब थर्ड केस हम लेते हैं। यदि m1 इज लेस देन m2 हो, m1 जब m2 से कम है या m1 अपॉन m2 इज लेस देन 1 है, तो टेन थीटा 1 का ऋणात्मक मान भी संभव हो सकता है। m1 अपॉन m2 जब 1 से कम है, इस इक्वेशन में देखिए 1 से कम है, और कोस थीटा की वैल्यू अगर -1 हो और m1 m2 लेस देन 1 है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो टेन थीटा 1 की वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है। इस स्थिति में थीटा 1 का कोई भी मान संभव हो सकता है। इससे ज्ञात होता है कि यदि कोई हल्का कण किसी भारी स्थिर कण से टकराता है, तो टक्कर के बाद हल्का कण अपनी प्रारंभिक पथ पर विपरीत दिशा में भी लौट सकता है। इस स्थिति को निम्न चित्र में दर्शाया गया है, अर्थात थीटा 1 का मान 0 टू पाई तक कोई भी हो सकता है। इसका मतलब थीटा 1 इज लेइंग बिटवीन 0 टू पाई। तो जब थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी तो टेन थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से जब थीटा 1 की वैल्यू पाई है, ओके, π/2 होगी, तो π/2 के ऊपर टेन थीटा 1 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ओके, सो यहाँ पर इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि 3π/2 जब थीटा की वैल्यू जब 3π/2 है, यहाँ पर टेन थीटा 1 की वैल्यू डिसाइड हो रही है। थीटा जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमने, कोस थीटा जैसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2। चूँकि यहाँ पर m1 अपॉन m2 इज लेस देन 1 है, इसलिए कई कंडीशन ऐसी बनेंगी जहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और नेगेटिव होगी, या m1 अपॉन m2 से ज़्यादा होगी और नेगेटिव होगी। तो उस केस में टेन थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर टेन थीटा 1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 0 टू प्लस इनफाइनाइट जा रही है, देन माइनस इनफाइनाइट टू 0 आ रही है। ओके, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ पर। तो इसके अकॉर्डिंग टेन थीटा 1 की वैल्यू के हिसाब से थीटा 1 की जो वैल्यूज़ आएंगी दैट विल बी लाइंग बिटवीन 0 टू पाई। तो 0 से लेकर पाई एंगल तक स्कैटरिंग एंगल कुछ भी हो सकता है। जब पाई एंगल होगा, पाई का मतलब हो गया कि जब कोई पार्टिकल किसी कॉलिजन को करने के बाद वापस अपने पाथ पर रिटर्न बैक आ जाता है, बाउंस बैक आ जाता है, उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट आता है, तो उस समय उसका स्कैटरिंग एंगल कितना होता है, पाई होता है। तो इस केस में स्कैटरिंग एंगल पाई भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति, कि ऐसे निकाय की मोशन जिसमें द्रव्यमान कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसका एग्जाम्पल होता है रॉकेट की मोशन में जब ईंधन का दहन होता है तो उस गैसेस के रूप में कुछ द्रव्यमान बाहर निकल जाता है, कम हो जाता है। तो ये परिवर्तनशील द्रव्यमान को हम dm से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा m से, और उसकी गति का हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।